नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 14 सितंबर और आज हम डिस्कस करेंगे 14 सितंबर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। उससे पहले हम जान लेते हैं कि 14 सितंबर का क्या महत्व है। तो आज हम मनाते हैं हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? तो ये वो तारीख है जब 1949 ईस्वी 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की औपचारिक भाषा का दर्जा दिया था। इस दिन को खास बनाने के लिए हर साल हम इस तारीख को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके अलावा जो हिंदी दिवस को लेकर इसमें जो लेख है उस पर हम विस्तृत रूप से आगे हम चर्चा करेंगे। एआई और चैटबॉट जैसे नवीन तकनीकी के दौर में हिंदी क्या अपना अस्तित्व बचा पाएगा या फिर और इसका विस्तार होगा, इन सारे मुद्दों को हम विस्तृत रूप से देखेंगे। उससे पहले जो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको एक एक कर हम देख लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल रही हैं ये सारी चीज़ हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे लिए टॉपिक है वो है क्वाड और ब्रिक्स। दो समिट होने वाले हैं। 21 सितंबर को अमेरिका में क्वाड की शीर्ष स्तरीय बैठक होगी और पीएम मोदी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भी रूस जाएंगे और रूस के कजान में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होना है। तो ये बड़े जो समिट हैं ये आगामी समय में होने वाले हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो भारत जैसा कि आप जानते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है। हालांकि जो नॉन अलायंस वाला कंसेप्ट था पंडित नेहरू के समय में और अभी के समय में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है और वैश्विक परिदृश्य काफ़ी बदल चुके हैं। भारत एक मजबूत स्थिति में है और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है इसकी फॉरेन पॉलिसी की। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज के हम गुट निरपेक्षता की हम चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी गुट में नहीं रहते हुए भारत जो है अपने हितों के मुताबिक कूटनीति की जो नीति है उसे और रफ्तार देगा। और इसी क्रम में नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 21 सितंबर को क्वाड की शीर्ष स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत क्वाड के सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत ये क्वाड के सदस्य हैं। इस बार अमेरिका में होने वाली इस बैठक में मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और जापान के पीएम किशिदा फुमियो हिस्सा लेंगे। अक्टूबर में मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं के साथ ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे। रूस के कजान में एक 22 से 24 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। ऐसे समय में जब अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश यूक्रेन और हिंद प्रशांत को लेकर रूस व चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, भारत रूस चीन मिल के संग मिलकर ब्रिक्स की भावी नीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने संकेत दिया है कि इस बार क्वाड की बैठक बड़े एजेंडे पर होगी। बाइडेन हैरिस प्रशासन ने क्वाड को शीर्ष प्राथमिकता में रखा है। क्वाड की पहली बैठक 2021 में व्हाइट हाउस में हुई थी। क्वाड की पहली बैठक कब हुई थी? 2021 में व्हाइट हाउस में हुई थी। वैसे इस साल यह बैठक भारत में होनी थी, परंतु कुछ वजहों से भारत में यह नहीं हो पाया। क्वाड की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में चारों देशों के विदेश मंत्रालय के स्तर पर बैठक हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हालिया वर्षों में क्वाड के देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 8 बैठक हुई है। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर सही तरीके से काम कर रहा है। इसके सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं जहां सभी की संप्रभुता का आदर किया जाए। ये देखिए हिंद प्रशांत बेसिकली जो है क्वाड का महत्व आप देखें यहाँ पे जो कंट्री शामिल है उसी से आपको पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत है। तो हिंद प्रशांत जो है क्वाड के बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य क्षेत्र में है और यहाँ पर जो संप्रभुता का उल्लंघन होता है आप समझ सकते हैं, ये चाइना को लेकर कहा जा रहा है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र बनाना चाहता है क्वाड जहाँ पे सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का आदर किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा था क्वाड को लेकर के, क्वाड और ब्रिक्स को लेकर के न्यूज। अब देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने का रोड मैप होगा तैयार। ये हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर के है। तो इसमें देखते हैं क्या है। गृह मंत्री 2 दिवसीय 7वीं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उच्च स्तरीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। शाह जो है 7वीं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पर बोल रहे थे ऐसा। अब देखिए इसमें क्या है कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीक, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले युवा पुलिस अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े
निवेश विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन जो है फिजिकल और वर्चुअल दोनों रूप में चल रहा है, तो ठीक है, ये सब चल रहा है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस संगठनों के शीर्ष पुलिस नेतृत्व के साथ उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। तो रोडमैप तैयार करना है सुरक्षा चुनौतियों को लेकर के। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तेजी से बदलती तकनीक के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां भी बदल रही है। जिस तरह से तकनीक बदल रही है उसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां भी बदल रही है, और इसके अनुरूप अब जैसे आप देखते होंगे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफ़ी मिसयूज हो रहा है। तो ऐसी जो नवीन तकनीकें आ रही है तो उस तरह से नवीन तरह के चैलेंजेस भी आ रहे हैं। राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसकी हमारे चैलेंजेस भी बदल रहे हैं उस हिसाब से। तो उसके अनुरूप हमारी सुरक्षा एजेंसियों को तैयार करना जरूरी है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों की पहचान करने और उनसे निपटने का रोडमैप तैयार करने के लिए हाइब्रिड मोड में नेशनल सिक्योरिटीज कॉन्फ्रेंस का सुझाव दिया था। नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का सुझाव दिया था मोदी जी ने। राष्ट्रीय जो महानिदेशकों का सम्मेलन, पुलिस महानिदेशक का सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने सुझाव दिया था। तो सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। एनसीआरबी का जो डैशबोर्ड है उसका शुभारंभ किया गया है। इस डैशबोर्ड को पुलिस महानिदेशकों के सालाना कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसलों के अमल पर रियल टाइम जानकारी के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इन फैसलों को कितना अमल किया जा सका है, पूरी जानकारी इस डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। इसमें सालों से अमल में नहीं लाए जा सके फैसले की भी जानकारी होगी। तो ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के और जो सिक्योरिटी चैलेंजेज है उसको लेकर के जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ये 7वीं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ है, इसके ऊपर ही हमारा न्यूज़ था। ठीक है, अगला देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम हो गया है, श्री विजयपुरम। ठीक है, तो देखते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर। 237 साल बाद इसका नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इसकी जानकारी अमित शाह ने दिया। श्री विजयपुरम नाम स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान निकोबार के योगदान को दर्शाता है। अमित शाह शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट में कहे थे कि देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का फैसला लिया है। इस भारतीय द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता व इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका अदा करने वाला यह द्वीप आज देश की सुरक्षा और विकास की गति देने के लिए तैयार है। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा मां भारती की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का स्थान भी रहा है। अब देखिए, इसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं कि पोर्ट ब्लेयर नाम आया था कैसे। तो 1789 में लेफ्टिनेंट आर्कीबाल्ड ब्लेयर आए थे भारतीय द्वीप, ये जो भारतीय द्वीप था पोर्ट ब्लेयर, वहां पर आर्कीबाल्ड ब्लेयर 1789 ईस्वी में गया था। ठीक है, इस भारतीय द्वीप पर अंग्रेज के कब्जे में लेने के बाद 1788 एडी में अंडमान सागर का सर्वे करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेफ्टिनेंट आर्कीबाल्ड ब्लेयर को भेजा था। वह वर्ष 1789 ईस्वी में इस द्वीप पर पहुंचा और लाल लश्कर के साथ यहीं रहने लगा। तब उन्होंने इस द्वीप का नाम तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पर रखा था। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया था। बाद में इस बंदरगाह द्वीप का नाम जो ब्लेयर के नाम पर ही हो गया पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट तो था ही और ब्लेयर के नाम पर यह पोर्ट ब्लेयर हो गया। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार में कुल 836 द्वीप समूह हैं। कितने हैं? 836 द्वीप समूह हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूज, जो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया है, ये श्री विजयपुरम किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। और इसके थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में भी जान लिए कि ब्लेयर नाम कहाँ से आया था। तो 1788 ईस्वी में आर्कीबाल्ड ब्लेयर वहाँ गया था और उसके नाम पर यह रखा गया था। ठीक है, और उस समय कौन था? हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला देखते हैं। स्वच्छता की प्रतियोगिता में गोल्डन सिटी क्लब नई श्रेणी। अब देखिए, ये अभी तक हम स्मार्ट सिटी के बारे में जान रहे थे। स्मार्ट सिटी में आप हमेशा देखते होंगे कि इंदौर और सूरत का स्थान पहला दूसरा नंबर पे आता था हमेशा। तो अब ये जो अन्य सिटीज है उसके कंपटीशन में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, इंदौर और सूरत जैसे जो शहर हैं। तो उसके लिए एक अलग से गोल्डन सिटी क्लब एक नई श्रेणी जनरेट की गई है। ठीक है, इस साल 2 लाख स्थानों की तय समय सीमा में होगी सफाई। देखिए, अब इसमें क्या क्या न्यूज़ है देखते हैं। तो
देश में स्वच्छता के लिए शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को नई दिशा देने के लिए शहरी कार्य मंत्रालय ने गोल्डन सिटी क्लब के रूप में मुकाबला के लिए एक नई श्रेणी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्वच्छता की रैंकिंग में लगातार शीर्ष स्थान पर रहे शहरों का एक अलग समूह बनाकर बाकी शहरों के बीच बराबरी का मुकाबला कराना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये दोनों टॉप कर जा रहे थे, तो जो अन्य शहर हैं वो मुकाबले में नहीं रह पाते थे। तो इंदौर और सूरत जैसे शहर स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हासिल कर रहे हैं। उनका दबदबा इस कदर है कि शहरों के बीच साफ सफाई की प्रतियोगिता का नतीजा एक तरह से पहले से तय हो जाता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मनोहर लाल ने बताया कि गोल्डन सिटी क्लब कैटेगरी सभी वर्गों में होगी और इसमें केवल वे शहर शामिल होंगे जो शीर्ष स्थान पर रहते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। तो इस स्वच्छता पखवाड़े से जुड़े आयोजनों की जानकारी देते हुए शुक्रवार को मनोहर लाल ने नई प्रणाली में शहरों के लिए गोल्डन सिटी क्लब में आने का और पहले से इस श्रेणी में शामिल शहरों को खराब प्रदर्शन पर समान श्रेणी में जाने का प्रावधान होगा। इस बार स्वच्छता पखवाड़े में 2 लाख अत्यंत कठिन और गंदे स्थान को चयनित कर उन्हें साफ करने का लक्ष्य रखा है। क्लीननेस टारगेट यूनिट सीटीयू क्लीननेस टारगेट यूनिट सीटीयू के रूप में इन स्थानों की साफ सफाई इस तरह से की जाएगी। क्लीननेस टारगेट यूनिट मतलब जो टारगेटेड जगह है जहाँ पे गंदगी है, 2 लाख अत्यंत कठिन और गंदे स्थान को चयनित किया गया है, उस पर टारगेटेड किया गया। तो टारगेटेड यूनिट है क्लीननेस के लिए। इन स्थानों की साफ सफाई इस तरह से की जाएगी कि एक निश्चित समय सीमा में स्वच्छता नजर आए। इस बार स्वच्छता अभियान पखवाड़े की थीम है स्वच्छ स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इसका थीम है। सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग, घरानों और एनजीओ को इन सीटीयू की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी लगभग 2300 डंप साइट शहरी इलाकों में हैं, जिनमें से 22 करोड़ मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित होता है। इनमें से 427 डंप, ये ठीक है, अब ये सब डाटा का हमें ज़्यादा यूज नहीं है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय सी आर पाटिल ने कहा कि 4 लाख गांव में घरों से कूड़ा उठाने के लिए 5 लाख वाहन संचालित किए जा रहे हैं और जल्द ही सभी 6 लाख गांवों तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। स्वच्छता अभियान के 10 सालों में गांव में 3.4 करोड़ घर ओडीएफ प्लस बन गए हैं। स्वच्छता अभियान के 10 साल में 3.4 करोड़ घर ओडीएफ प्लस बन गए हैं। ओडीएफ और ओडीएफ प्लस गांव में परिवारों ने हर साल औसतन 50,000 रुपये स्वास्थ्य खर्च बचाए हैं। देखिए, ओडीएफ और ओडीएफ प्लस जो गांव है वहाँ पे परिवारों ने हर साल औसतन जो है 50,000 रुपया स्वास्थ्य खर्च में बचाया है। WHO ने माना है कि 2019 में 2014 के मुकाबले डायरिया के कारण मरने वाले लोगों में 3 लाख की कमी वास्तव में स्वच्छता अभियान की देन है। डायरिया में 2014 से 2019 तक में लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु में कमी आई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक न्यूज़ जो गोल्डन सिटी क्लब को लेकर था। और स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसके भी कुछ कुछ चीज़ जो है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो निकल कर सामने हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था कि 3.4 करोड़ घर ओडीएफ प्लस बन गए हैं। ओडीएफ और ओडीएफ प्लस गांव के जो परिवार हैं हर साल लगभग औसतन 50,000 रुपया स्वास्थ्य खर्चा में बचाया है और डायरिया के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 3 लाख कम हुई है। ठीक है, यह स्वच्छता अभियान की देन है। अगला देखते हैं, मोदी सरकार 3 के पहले 100 दिन किसानों के नाम। अब देखिए, कई लोग इस न्यूज़ से सहमत हो सकते हैं, कई लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम निष्पक्ष तरीके से इस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसानों का जीवन बेहतर बनाने को 14,200 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 12,000 करोड़ की पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी हरी झंडी दी गई। कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा इन मुद्दों के जरिए किसानों को लुभाने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा ये है कि 12,000 करोड़ रुपये का पोलावरम सिंचाई परियोजना को हरी झंडी दी गई है और 14,200 करोड़ रुपया की अन्य परियोजनाओं को यहाँ पे मंजूरी दिया गया। कल का जो न्यूज़ डिस्कशन था उसमें हमने किसानों के लिए और कृषि के लिए कैबिनेट की 7 नवीन योजनाओं का चर्चा किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे डैम था, DAM डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसमें DPI था। ठीक है, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, डैम है। उसके बाद फिर हमने निकरा का भी चर्चा किया है, NICRA नेशनल इनोवेशन एंड रिसर्च फॉर में भी हमने चर्चा किया था। उसके अलावा ये भी हमने चर्चा किया था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये भी आप देख लीजिएगा।
डैम के बाद हमने एम का भी चर्चा किया था। तो ऐसे 7 जो योजनाएं हैं जो कैबिनेट ने अभी मंजूरी दिया, उसको आप देख लीजिएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि मोदी सरकार 3 चल रही है, और इसमें पहला 100 दिन को देखा जाए तो किसान प्राथमिकता में रहा। वहीं SC ST के मुद्दे पर जो है प्रधानमंत्री पहल करते हुए दिखे, जैसे जिसमें था कि जो SC ST में क्रीमी लेयर नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि SC ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए, तो मोदी जी ने आगे बढ़कर यह घोषणा किया कि ऐसा नहीं होगा। बहरहाल किसानों को लेकर पहले 100 दिन में जिस तरह से लगातार फैसले हुए, उससे कहा जा सकता है कि किसान कल्याण एजेंडे में ऊपर रहा। ठीक है, अगले कुछ दिन में चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसका जो भी पॉजिटिव निगेटिव निकल कर आएगा वो पब्लिक के मैंडेट पे है। ठीक है, तो पीएम मोदी की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला काम जो था किसान सम्मान निधि का आवंटन था। उसमें 9.3 करोड़ किसानों को, गरीब किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने वो दिया था किसान सम्मान निधि। उसके बाद फिर संसदीय क्षेत्र बनारस गए थे, तो वहाँ पर 30,000 कृषि सखी को सम्मानित किया था। और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान आधारित हो ताकि उत्पादकता बढ़े। कृषि सखी को सम्मानित किया, 30,000 कृषि सखी को। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कृषि विज्ञान आधारित हो, और ताकि उत्पादकता बढ़े। अब देखिए, इसी के लिए कल हमने चर्चा किया था कृषि विज्ञान केंद्र केबीसी का भी कैबिनेट ने मंजूरी दिया है, तो उसी की बात की जा रही है। उसके अलावा एक और चीज़ हमने चर्चा किया था, वो है एग्रीकल्चर साइंस, AS, एग्रीकल्चर साइंस एंड हेल्थ मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर साइंस एंड हेल्थ मैनेजमेंट, तो इसकी भी चर्चा किया था, वो भी आप देख लीजिएगा। तो पीएम मोदी ने मौसम की मार झेलने वाले और अधिक उत्पादकता वाले 109 बीजों को किसानों को सौंपा। ठीक है, फ्रूट उत्पादन, तो इसके लिए अब देखिए पीएम मोदी ने मौसम की मार झेलने वाले, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, तो उसको लेकर के निकरा, NICRA, इसके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, इसकी भी हमने चर्चा किया है। ये विजन IAS में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है NICRA, निकरा के बारे में, तो आप डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, फ्रूट उत्पादन और गुणवत्ता के लिए ही इसी दौरान लगभग 1800 करोड़ रुपए की मदद से 9 क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की घोषणा किया गया है। 9 क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास के बीच ही केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों का MSP बढ़ाने की घोषणा की। आंकड़ों के अनुसार विभिन्न फसलों की कीमत में 1.4 से लेकर 13% तक वृद्धि की गई है। पिछले 100 दिनों में लिए गए फैसले की सूची बताती है कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 14,200 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी गई है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये बहुत ही शानदार मिशन है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसमें क्या है कि डाटाबेस तैयार होगा, और जिस तरह से आधार कार्ड है उसी तरह से किसानों को भी एक कार्ड इशू किया जाएगा, उसमें उनके सारे डिटेल्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, उनके पास कितनी लैंड है, कौन सा भूमि, मतलब कहाँ कहाँ पे है, उनका क्लाइमेटिक रीजन क्या होगा, और उनको जो भी बेनिफिट मिलता है, सब्सिडीज मिलता है, वो सारी डिटेल उसमें रहेंगे, उस आधार कार्ड में जो किसानों को मिलेगा। तो ठीक है, तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत वो सारी चीज़ें शामिल होंगी। इसके जरिए किसान को उन्नत मशीनरी, जानकारी आदि उपलब्ध कराने की बात है। एक कैबिनेट बैठक में लगभग 12,000 करोड़ की पोलावरम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में लगभग 3300 करोड़ की कृषि परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। अभी 2 दिन पहले ही मिशन मौसम, हाँ, एक और मिशन मौसम की भी चर्चा हमने किया है। तो मिशन मौसम के लिए जो तैयारी दिखी, उसका फायदा कई अन्य सेक्टर के साथ साथ किसानों को भी मिलेगा। तो मिशन मौसम भी है, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है मोदी सरकार के जो मोदी थर्ड है, उसका 100 दिन के किसानों के नाम रहा, तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अब इसमें हमें किसान के लिए बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमें चर्चा मिला, और ये एक तरह से हमारा रिवीजन भी हो गया जो कल हमने किया था। जो जिस जिस योजनाओं की हमने चर्चा की थी वहाँ पर ये कुछ न कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी से टायर और ट्यूब के जरिए तस्करी बढ़ रही है। अब देखिए, थर्ड कंट्री गुड्स, जैसे चाइना निर्मित जो गुड्स है, जैसे जूता, गारमेंट्स, शक्तिवर्धक दवाएं और नेपाल की सिगरेट आदि पहुंच रही है। और जो कि भारत से खाद्यान्न, चीनी, बीड़ी, गुड़ आदि ही नेपाल पहुंचता है। तस्करी का यह सामान दोनों देशों की सीमा तय करने वाली काली नदी से टायर ट्यूब के जरिए पहुंचता है। तस्करों का यह खेल वस्तु विनिमय पे होता है। सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की निगाहों से बचते हुए यह तस्करी की जा रही है। यह 3 मामले जो है 1 सप्ताह के भीतर पकड़ में आए हैं। हालांकि शराब, चरस और वन्य जीवों के अंगों की तस्करी का मामला सामने नहीं आया है। ये
भारत और नेपाल के बीच जो है तस्करी बढ़ रही है, उसको लेकर के यहाँ पर न्यूज़ है। अब देखिए बीपीएससी में मेंस में भारत और नेपाल के बीच संबंध के बारे में भी लिखने के लिए आया था। तो जब इस तरह की टॉपिक्स आता है तो हम यहाँ पे इसको हम मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, तो सप्ताह भर के भीतर 3 मामले आए। नकद के बजाय वस्तु विनिमय करते हैं तस्कर। कोरोना काल के बाद नेपाल कस्टम ने बढ़ा दिया है शुल्क भी, एसएसबी रखती है निगाह। 185 किलोमीटर लंबी सीमा है भारत नेपाल के मध्य, काला पानी से लेकर पंचेश्वर तक 185 किलोमीटर की लंबी सीमा है। धाराचूला से काला पानी के मध्य पूर्व में काली नदी पर अवैध तार लगाकर तस्करी होती थी। लिपुलेख तक सड़क निर्माण के बाद तस्करी पर नकेल कसी जा चुकी है। लिपुलेख में सड़क निर्माण हुआ है। आप जानते होंगे जब ओली इससे पूर्व में प्रधानमंत्री था तो लिपुलेख में जो सड़क का निर्माण हो रहा था तो उसको लेकर के काफ़ी विवाद किया गया था और लिपुलेख काला पानी का जो विवाद था वो देखने को मिला था। तो उसमें सड़क निर्माण हो रहा था। देखिए सड़क निर्माण होने के कारण क्या फ़ायदा हुआ है कि तस्करी पर नकेल कसा जा चुका है। धाराचूला से तल्ला बागड़ तक सीमा हाईवे से लगी है, लेकिन यहाँ नदी का बहाव तीव्र होने से ट्यूब के सहारे आर पार होना संभव नहीं है। तल्ला बागड़ से पंचेश्वर तक का क्षेत्र लगभग समतल है और सड़क से नहीं जुड़ सका है। तो एक सप्ताह के भीतर तस्करी के 3 मामले देखने को मिले हैं। तो ये हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। तो इसमें क्या था एक बार देख लेते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा। 6 सितंबर को भारत से तस्करी कर नेपाल पहुंची 16 क्विंटल चीनी पकड़ी गई। 6 सितंबर से भारत से तस्करी कर नेपाल पहुंची 16 क्विंटल चीनी पकड़ी गई। टायर ट्यूब के जरिए ही यह नेपाल पहुंची थी। भारत से नेपाल चीनी ले जाने पर प्रतिबंध है। 9 सितंबर को भारत से नेपाल के दार्चुला जिले में पहुंचा 6 लाख मूल्य का सामान पकड़ा गया, जिसमें बीड़ी, दिया, सलाह, सूरतें शामिल रही। 11 सितंबर को भारत से नेपाल को जूते भेजे जा रहे थे। सूचना मिलने पर एसएसबी के जवान वहां पहुंचे। तस्कर ने जूते का बैग छोड़कर काली नदी में कूद मार दी। नदी के मध्य दूसरा टायर ट्यूब वाला पहुंचा और दोनों उसमें सवार होकर नेपाल चले गए। देखिए क्या क्या कहानी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं। आधे घंटे के भीतर ही तस्करी का सारा मामला हो जाता है आर पार। एसएसबी के अधिकांश बॉर्डर आउटपोस्ट काली नदी से ऊंचाई पर स्थित है। देखिए क्या समस्या है। एसएसबी के जो अधिकांश बॉर्डर है आउटपोस्ट पर है, काली नदी से ऊंचाई पर स्थित है। एसएसबी ने तस्करी रोकने को इन स्थानों पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई है। एसएसबी की गश्त पर नजर रखने वाले दोनों देशों के तस्कर आधे घंटे के भीतर ही टायर ट्यूब के जरिए काली नदी से सामान आर पार कर लेते हैं। कोरोना काल से पूर्व नेपाली ग्राहक सीधे भारतीय बाजार तक पहुंचते थे। कोरोना काल में सीमा सील होने के बाद तस्करी बढ़ने लगी है। नेपाल से लगी सीमा देखिए, एसएसबी के जो द्वितीय वन कमान अधिकारी है उनका क्या कहना है। नेपाल से लगी सीमा लंबी है और विषम भौगोलिक स्थिति वाली है, लेकिन सीमा पर एसएसबी सजग है। तो ये है ओवरऑल नेपाल और भारत नेपाल सीमा पर जो तस्करी बढ़ रही है उसको लेकर के एक न्यूज है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये जो बीपीएससी मेंस दे रहे हैं या सॉरी बीपीएससी का जो इंटरव्यू देने वाले हैं 69 वाले, उनके लिए ये न्यूज़ महत्वपूर्ण हो सकता है। पितृपक्ष शुरू होने वाला है तो थोड़ा बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पितृपक्ष क्यों होता है, क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, मतलब इस तो उनके लिए थोड़ा इसको आप बस देख लें। और ऐसे भी पता होना चाहिए, यदि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो धर्म अर्थ काम की पूर्णता तभी है जब मोक्ष सुलभ हो। धर्म अर्थ और काम की पूर्णता तभी है जब मोक्ष सुलभ हो, मोक्ष मिले। त्रेता से ही गया जी की मोक्ष की प्राप्ति का स्थान माना गया है। यहाँ यह सहज ही प्राप्त होता है, किसी कठोर तप की आवश्यकता नहीं है। इस मोक्ष तीर्थ पर किए गए कर्मकांड ही मोक्ष प्राप्ति के साधन माने गए हैं। कर्मकांड यहाँ पे जो होता है वही मोक्ष प्राप्ति के साधन माने गए हैं। परलोक से धार चुके आत्मा पृथ्वी लोक पर अपने संततियों के जल अर्पण व पिंडदान से तृप्त होते हैं। अपने जीवन काल में इस धरा को नमन करने के लिए सनातन धर्मी पुत्र अवश्य गया जी की आराधना करते हैं। गया जी में श्री विष्णु पद के दर्शन और पिंड स्थलों पर तर्पण कर पितरों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्म श्री राम ने किया था अपने यहाँ पर पिता का पिंडदान, और जो है गया जी में पिंडदान करने के लिए आने वाले विष्णुपद मंदिर गया में है। तो यहाँ पर विष्णुपद मंदिर है, तो विष्णु जी का चरण है और उनका अनिवार्य रूप से दर्शन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर परमकुट पर्वत है। यहाँ पर 3 देवियों का मंदिर है परमकुट पर्वत पर। और इसमें क्या विशेष है देख लेते हैं। कर्मकांड के दूसरे दिन रामशिला पर पिंडदान का विधान है। इसके निकट ही स्फटिक महादेव और मूंगा गणेश जी का दर्शन कर सकते हैं। ये दोनों मूर्तियाँ विशिष्ट है। ठीक है,
यहाँ पर पिता का पिंडदान किया था राम ने और इसे रामशिला कहते हैं। इसके अलावा बेलागंज से कोटेश्वर में महादेव के दर्शन होंगे। यहाँ की प्रसिद्ध सहस्त्र शिवलिंग को लेकर है, प्रसिद्धि जो है सहस्त्र, यहाँ सहस्त्र शिवलिंग भी है। एक ही शिवलिंग में कई आकार बने हुए हैं, एक ही शिवलिंग में कई आकार बने हुए हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम में तारा मंदिर काफी प्रसिद्ध है, तारा मंदिर भी है यहाँ पर। यहाँ अखंड द्वीप प्रज्वलित होता है। यहीं पर आप राजतंत्र वाले कालखंड के साक्ष्य देख सकेंगे, यह आपको गौरव का एहसास कराएगा। यहाँ से 30 किलोमीटर दक्षिण में सरघाटी का दुल्हन मंदिर है, यहाँ दुल्हन मंदिर भी है। मान्यता है कि एक तत्कालीन राजा ने महिलाओं के सम्मान में इसका निर्माण करवाया था। तो ये ओवरऑल गया जी के बारे में था। और गया जी में पितरों के परलोक के साथ स्वयं को इहलोक को भी संवारे, इस तरह की चीजें यहाँ पे दी हुई है। गया जी में सृष्टि पालक श्री विष्णु के साथ शिव और शक्ति भी विराजमान है और देवी के भी दर्शन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गया जी के बारे में। अब अगले हम देखते हैं संपादकीय जो है वो है भौतिकी के एकीकरण का प्रयास। अब हम कर्म और मोक्ष से आगे बढ़ते हुए हम भौतिकी की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसको हम जो इसमें जो मुद्दे हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भौतिकी विज्ञानी ब्रह्मांड की संरचना तथा उसके गणितीय स्वरूप के दो प्रमुख सिद्धांतों अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम यांत्रिकी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह पर सफल और सटीक हैं, लेकिन जब विज्ञानी इन्हें एक साथ लाने या एकीकृत करने का प्रयास करते हैं तब इनकी चुनौतीपूर्ण विसंगतियां सामने आती हैं। हाल ही में इन दोनों सिद्धांतों के बीच सामंजस्य बिठाने के प्रयास में विज्ञानियों के एक दल को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। शोधकर्ताओं ने एक नया समीकरण प्रस्तावित किया है जो आधुनिक भौतिकी के इन दो असंगत स्तंभों को एकजुट करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। एक ऐसा समीकरण प्राप्त हुआ जो ब्रह्मांडीय क्षेत्र को क्वांटम विश्व से ऐसे जोड़ता है जिसकी पहले कल्पना नहीं की गई थी, ब्रह्मांडीय क्षेत्र को क्वांटम विश्व के साथ। अब देखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपेक्षितता का सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी, इन दोनों के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो एक ऐसा समीकरण प्राप्त हुआ है अभी जो ब्रह्मांडीय क्षेत्र को क्वांटम विश्व से ऐसे जोड़ता है जिसकी पहले कल्पना नहीं की गई थी। व्यापक अपेक्षितता सिद्धांत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। इसके अनुसार ग्रह, तारे, मंदाकिनी जैसे विशाल संरचनाएं अपने आसपास के अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को वक्रित कर देती हैं। यह विकृति ही वह चीज बनाता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। तो इसके हिसाब से गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक विकृति है। और ये कैसे होता है, ग्रह, तारे या मंदाकिनी जैसे विशाल संरचनाएं जो है अपने आसपास के अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को वक्रित कर देती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरी ओर क्वांटम यांत्रिकी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और अन्य मूलभूत कणों के असामान्य व्यवहार का अध्ययन से संबंधित है। यह जांच करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे कण एक साथ कई अवस्थाओं या स्थानों पर कैसे उपस्थित रह सकते हैं जब तक कि हम उन्हें माप ना लें। इस तरह का विचित्र व्यवहार उन वस्तुओं में नहीं पाया जाता है जिनसे हम नियमित रूप से निपटते हैं। अब तक विज्ञानी व्यापक अपेक्षितता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच सामंजस्य स्थापित करने में विफल रहे हैं, क्योंकि दोनों सिद्धांत ब्रह्मांड के मौलिक रूप से भिन्न भिन्न तरीकों का वर्णन करते हैं। दोनों सिद्धांत ब्रह्मांड का जो है मौलिक रूप से अलग अलग व्याख्या करता है। जब जब दोनों सिद्धांत को एक साथ लागू करने का प्रयास किया गया है तो उन्होंने विरोधाभासी परिणाम उत्पन्न किए हैं, जिससे उन्हें एक ही ढांचे में एकीकृत करना मुश्किल होता गया। व्यापक अपेक्षितता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच संबंध जोड़े बिना क्वांटम गुरुत्व, हॉकिंग विकिरण, स्ट्रिंग सिद्धांत और विभिन्न अन्य घटनाओं के पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है। कहा जा रहा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, यदि इसको हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे और इनके बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे तब तक हम क्वांटम गुरुत्व मतलब क्वांटम ग्रेविटी और हॉकिंग रेडिएशन, स्ट्रिंग थ्योरी, इन घटनाओं के पीछे का जो विज्ञान है उसे हम नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए व्यापक अपेक्षितता भविष्यवाणी करता है कि ब्लैक होल का केंद्र अनंत रूप से घना होता है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी का सुझाव है कि ऐसे अनंतताएं अस्तित्व में हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि अब देखिए ब्रह्मांड को लेकर दोनों के कंसेप्ट अलग अलग हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं। अब यहाँ जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि ब्लैक होल मानता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मानता है कि ब्लैक होल का जो सेंटर है वो अनंत रूप से घना है, मतलब हाईली डेंसिफाई है, जबकि क्वांटम थ्योरी मानता है कि ऐसा अस्तित्व में हो ही नहीं सकता, ऐसे अनंतताएं अस्तित्व में हो ही नहीं सकती। तो नया समीकरण प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए सार्वभौमिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब इन दोनों को मिलाकर एक नया समीकरण एक तरह से देखें तो नया समीकरण जो है
प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए सार्वभौमिक थ्योरी हो सकता है, एक यूनिवर्सल थ्योरी हो सकता है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की दिशा में यह मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भौतिकी के एकीकरण का प्रयास। ब्रह्मांड की संरचना और विकास की खोज के संदर्भ में संभावनाओं के मार्ग प्रशस्त होते दिख रहे हैं, तो इसको लेकर के था, जहाँ पे हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स के एकीकरण के ऊपर चर्चा किया। ठीक है, अगला देखते हैं। विज्ञान और कानून की भी भाषा बने हिंदी। देखिए, हिंदी दिवस पे हमने बताया था कि आज हिंदी दिवस है, तो उस पे हम इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। ठीक है, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि एआई अभी का जो दौर है, एआई का दौर है, तो एआई की व्यापकता के बीच में हिंदी का क्या भविष्य है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पिछले लगभग पौने 2 वर्षों से आप चैट जीपीटी के बारे में बहुत कुछ सुन रखे होंगे। वैसे किसी भी नई तकनीक के आने पर उससे खुश होने वाले लोग कम और उससे दुखी होने वाले बहुत अधिक होते हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित अनेक तकनीकें हिंदी की व्यापकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इंटरनेट की दुनिया में प्रकट हो रहे नए तकनीक अवतारों को यदि हम हिंदी के अनुकूल बनाने में सक्षम हुए, तो हिंदी को सर्वव्यापी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बताया जा रहा है कि नए तकनीक के अनुसार हमको हिंदी को अनुकूलित करना पड़ेगा, और इसमें यदि हम सक्षम हो गए तो हिंदी निश्चित रूप से सर्वव्यापी बन पाएगा। वर्ष 2022 में 30 नवंबर को एआई का एक तरह से आगाज हुआ 2022 में, और इस दिन से इंटरनेट एक नए अवतार में सामने आ गया था। चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा लॉन्च एक चैटबॉट ने विश्व को वह राह दिखाई कि गूगल द्वारा खोज कर प्रस्तुत की जा रही सामग्री से कितनी वह अधिक उपयोगी हो सकती है। शिक्षा, चिकित्सा, भ्रमण, कॉपीराइट, कानून से लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां चैट जीपीटी और उसके बाद गूगल के जेमिनी एआई जैसे तमाम नए मंचों ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि मशीनें लगभग मानव जितनी समझदार हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बल पर वे केवल बराबरी नहीं कर सकती, बल्कि कुछ मामलों में बेहतर भी हो सकती है। इससे पहले कि हम एआई के दायरे में हिंदी के हस्तक्षेप और अंग्रेजी के वर्चस्व की ओर मिलने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें, तो देखना होगा कि इस मामले में हमारी सरकार क्या कर रही है। वह तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाने वाली राजभाषा हिंदी का किस रूप में उपयोग कर रही है। इसका एक उदाहरण भारत सरकार की प्रौद्योगिकी भागीदार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की साइट से मिलता है। इसके पहले पेज पर लिखा है, एआई मशीनों द्वारा मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुकरण है। एआई जो है मशीनों द्वारा मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुकरण है। यह प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है और आईटी सिस्टम में संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग को लागू करके मानव बुद्धि को अनुकरण करना इसका लक्ष्य है। निश्चय ही हिंदी का आज का पाठक इस तरह की कठिन भाषा का पक्षधर नहीं हो सकता। अब देखिए क्या लिखा हुआ था ऊपर में, प्रक्रियाओं को स्वचालित करता और आईटी सिस्टम में संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग को लागू करके मानव बुद्धि को अनुकरण करना इसका लक्ष्य है। तो इस थोड़ा सा क्लिष्टता तो है हिंदी में, तो निश्चित ही हिंदी का आज का पाठक इस तरह की कठिन भाषा का पक्षधर नहीं हो सकता। संभव है कि भाषा की इस दुर्बलता के बारे में सचेत करने पर यह विभाग इस दिशा में सुधार का कुछ प्रयास करेगा। एक अन्य उदाहरण 2 साल पहले 2022 में राजभाषा पर बनाई गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की संस्तुतियों का लिया जा सकता है। इस समिति ने अक्टूबर 2022 में संस्तुति की थी कि हिंदी भाषी राज्यों में आईआईटी जैसे तकनीकी और गैर तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम हिंदी और देश के अन्य हिस्सों में स्थानीय भाषा होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि एक समिति बनी थी, संसदीय समिति बनी थी हिंदी को लेकर के, उसमें जो अमित शाह की अध्यक्षता में था, तो उसमें कहा गया कि हिंदी भाषी राज्यों में आईआईटी जैसे जो तकनीक और गैर तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर शिक्षा का माध्यम हिंदी और देश के अन्य हिस्सों में स्थानीय भाषा होनी चाहिए। इसके साथ ही अंग्रेजी का उपयोग वैकल्पिक होना चाहिए। इस समिति ने कहा था कि अंग्रेजी का उपयोग वैकल्पिक होना चाहिए। समिति ने यह संस्तुति भी की थी कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक होना चाहिए। समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब के अनुसार समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए ये सार सुझाव दिए थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी का केवल 20 से 30% उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या एआई के क्षेत्र में हिंदी अपनी कोई हैसियत बना पाएगी। इस सवाल का भी आशाजनक उत्तर देना कठिन हो सकता है, परंतु इसकी तकनीक में वह जवाब छिपा है जो एआई में हिंदी के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है। असल में एआई एक तकनीक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरह इसे भाषा विज्ञान से जोड़ने वाला आविष्कार है। एआई जो तकनीक है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरह इसे भाषा विज्ञान से जोड़ने वाला नया आविष्कार है।
यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम मनुष्यों को नेचुरल लैंग्वेज का उपयोग करते हुए मशीनों रोबोट्स से संवाद करने में मदद मिलती है। इस तरह का एक उदाहरण गूगल वॉइस सर्च है, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक पर काम करता है। बिल्कुल सही है ये। गूगल वॉइस सर्च आप कुछ भी बोलते हैं और वो सर्च कर आ जाता है, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक पर काम करता है। इसका अभिप्राय यह है कि आप इसे जिस भाषा में संवाद करने के हिसाब से विकसित करेंगे, यह तकनीक इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों में से बेहतर का चुनाव करते हुए उसी भाषा में उत्तर उपलब्ध कराएगी। यानी एआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सवाल जिज्ञासा किस भाषा में उसके सामने रखा गया है। वह सवाल के अनुकूल इसकी खोज करता है कि क्या संबंधित भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में पूछे गए सवाल का जवाब हिंदी के अलावा अंग्रेजी आदि में उपलब्ध है या नहीं। यदि वे सामग्रियां वहां मौजूद है तो एआई तुरंत सभी सामग्रियों को संयोजित करते हुए हिंदी और अन्य भाषाओं में समाधान प्रस्तुत कर देती है। एआई ऐसा किस प्रकार कर पाती है, इसका जवाब इसमें नहीं थे कि एआई असल में मशीनों के सीखने की प्रक्रिया का एक मुख्य अवयव है। एआई मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। मशीन लर्निंग की यह प्रक्रिया गूगल सर्च की तुलना में इसलिए थोड़ी अलग है क्योंकि इसके तहत कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर स्वयं किए गए कार्यों से मिलने वाले अनुभवों से लगातार सीखते हैं, उसी के अनुसार उसमें सुधार करते जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बार जिस भाषा में संवाद किया जा चुका है, उस भाषा में सीखे गए नए शब्द उदाहरणों को अगले उत्तरों में सम्मिलित कर लिया जाता है। बहुत बढ़िया मशीन लर्निंग है। मशीन खुद सीखता है और उसी हिसाब से वो उसका डाटा तैयार करता है और फिर जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो उन शब्दों का उदाहरण देते हुए अपने उत्तर में उसको सम्मिलित करता है। तो हम कह सकते हैं कि एआई से संबंधित मशीन लर्निंग की प्रक्रिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्वयं को ही प्रशिक्षित करते रहते हैं। चूंकि चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग दोनों का उपयोग होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग दोनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं जैसे हिंदी में मिलने वाले उत्तरों में हर दिन सुधार होता जाएगा। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एआई में हिंदी का भविष्य उज्जवल है। इसमें यदि कोई बाधा है तो केवल यह है कि तकनीक प्रौद्योगिकी से जुड़े संगठनों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई और शोध कार्यों में हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं के उपयोग को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। देखिए ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि एआई इससे और विस्तार ही पाएगा, क्योंकि यह मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर काम करता है। ये जो आप पहले उससे क्वेश्चन पूछे हैं वो डाटा को अपने पास रखता है और उस हिसाब से वो आंसर क्रिएट करता है। तो इससे हमें कोई समस्या नहीं है, ये हमारे हिंदी को और ही सशक्त करेगा। समस्या है जो पढ़ाई या शोध कार्य कर रहे हैं उसमें हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं का हम कितना प्राथमिकता देते हैं। जिस दिन से वहाँ ऐसा किया जाने लगेगा, एआई के माथे पर हिंदी की बिंदी पूरी प्रखरता के साथ चमकने लगेगी। ठीक है, तो एआई के दौर में हिंदी को कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि ये हिंदी के लिए और बेहतर होगा। ठीक है, तो ये एआई की व्यापकता के बीच हिंदी के भविष्य के बारे में हमने चर्चा किया। अब इसी में हिंदी को लेकर ही एक और है कि विज्ञान और कानून की भाषा भी बने हिंदी। तो ये देखते हैं क्या है हिंदी को विस्तार देना है। तो ठीक है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शोध, रिसर्च इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया, एजुकेशन के बारे में भी चर्चा कर लिया। इसके अलावा विज्ञान और कानून की भी भाषा हिंदी में होनी चाहिए। हिंदी वह भाषा है जिसने देश की आत्मा को प्रतिबिंबित करने के साथ एकता को सुदृढ़ किया है। 14 सितंबर 2024 एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। 75वीं वर्षगांठ है हिंदी दिवस का। यह वह दिन है जब 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह निर्णय स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था, जहां भाषा की विविधता के बावजूद एक ऐसी भाषा को राजभाषा चुना गया जो देश के अधिकांश लोगों के लिए सहज और सुलभ हो। तब से हिंदी ने अपनी भूमिका में अनेक परिवर्तन देखे हैं और देश की प्रमुख भाषाओं में से एक बनी हुई है। पिछले 75 वर्षों में हिंदी ने न केवल एक भाषा के रूप में बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वह भाषा है जिसने देश की आत्मा को प्रतिबिंबित किया है और स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ किया है। तकनीक और वैज्ञानिक प्रगति के साथ हिंदी ने परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल का काम किया है। आज हिंदी न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी पढ़ाई और बोली जाती है। हालांकि हिंदी ने एक लंबी यात्रा तय की है, लेकिन इसके सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। भाषाई विविधता वाले देश में सभी भाषाओं को सम्मान देना आवश्यक है। हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी सहेजने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। पिछले 75 वर्षों में हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित करने में कई चुनौतियां सामने आई। सबसे बड़ी चुनौती भाषाई विविधता है।
भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहाँ विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, वहाँ एक भाषा को पूरे देश में लागू करना जटिल कार्य है। किंतु आज के समय में डिजिटल क्रांति के साथ हिंदी को एक नया मंच मिला है। इंटरनेट ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। युवा पीढ़ी हिंदी का उपयोग डिजिटल माध्यम में कर रही है, जिससे यह भाषा और सशक्त हो रही है। तकनीक क्षेत्र में भी हिंदी का उपयोग बढ़ा है। इन 75 वर्षों में हिंदी को कानून की भाषा बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके लिए संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक बदलाव की आवश्यकता होगी। यदि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं तो यह भारतीय न्यायिक प्रणाली को अधिक सुलभ और पारदर्शी बना सकता है। इससे हिंदी भाषी जनता को लाभ होने के साथ ही लोकतंत्र को भी सशक्त बनाने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हिंदी को कानून की भाषा बनाने के लिए कानूनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव आवश्यक है। हिंदी में कानूनी साहित्य, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना होगा। सभी कानूनी पेशेवर को हिंदी में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। सभी कानूनी पेशेवर को हिंदी में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। पाठ्यक्रम में बदलाव करना पड़ेगा। कानूनी साहित्य और प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसमें विकास करना होगा। विज्ञान और तकनीक के युग में भाषा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आज ज्ञान का सृजन और प्रसार विज्ञान और तकनीक के माध्यम से ही हो रहा है। इन दोनों ही क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व है। विज्ञान और तकनीक के जो ज्ञान का सृजन है वो विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हो रहा है और इसमें अंग्रेजी का वर्चस्व है। भारत जैसे बहुभाषी देश में जब एक बड़ी जनसंख्या हिंदी में संवाद करती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि विज्ञान और तकनीक से संबंधित ज्ञान भी इसी भाषा में उपलब्ध हो। हिंदी को विज्ञान की समृद्ध भाषा बनाना आवश्यक है, क्योंकि यह समाज के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। इससे न केवल भाषा का विकास होगा बल्कि आम जनता को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रौद्योगिकी हिंदी को विज्ञान के साथ ही तकनीक की उन्नत भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री को व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सकता है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सकता है। अनुवाद सॉफ्टवेयर और भाषा पहचान तकनीक भी इस दिशा में मददगार साबित हो रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से भाषाई बाधाओं को दूर किया जा सकता है और जटिल तकनीक सामग्री को हिंदी में सुलभ बनाया जा सकता है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अलावा नेपाल, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, ट्रिनिडाद आदि देशों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन भारत की राजभाषा घोषित होने के 75 साल बाद भी हिंदी अभी तक संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं बन पाई है। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए भारत को अन्य देशों से सहयोग और समर्थन प्राप्त करना होगा, विशेषकर उन देशों से जहां हिंदी का उपयोग होता है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का प्रयोग को बढ़ावा दिया है। भविष्य में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए भारत और भी कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए वित्तीय सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी आवश्यक है। यदि भारत अन्य हिंदी भाषा देशों और वैश्विक शक्तियों का समर्थन जुटा पाने में सफल होता है तो यह संभव है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में स्थान मिल सके। हिंदी की राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित करने में अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन यह निश्चित है कि हिंदी अपने सशक्त साहित्य, समृद्ध संस्कृति की विरासत और बढ़ते डिजिटल माध्यमों के साथ भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये जो लेखक है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में हिंदी के अधिकारी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गया हिंदी को लेकर के क्या चैलेंजेस हैं और हमें हिंदी के विस्तार को लेकर के और क्या क्या प्रयास करने चाहिए, है ना। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया है। अब अगला देखते हैं। अमेरिका में कांटे की टक्कर क्या है, तो ये हम देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, यूएसए में चुनाव हो रहा है और दुनिया का ध्यान खींचने वाली टीवी बहसों में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी तो पड़ी हैं, लेकिन अभी यह नहीं कह सकते कि वह चुनाव जीत जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनावों में उम्मीदवारों के बीच लगभग 65 वर्षों से होती आ रही टीवी बहसों में पिछले मंगलवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहस हुआ। इसमें पिछली बहस में कमजोर पड़ने के कारण बाइडेन को चुनावी दौर से हटना पड़ा था। चुनावी बहस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार की बहस अमेरिका के इतिहास में पहली बार उम्मीदवार चुनी गई भारत और फिर उसके बाद से ठीक है ये कमला हैरिस और उनके बीच में हो रहा था। आम राय है कि बहस में कमला हैरिस विजयी रही, क्योंकि बहस के तुरंत बाद एक सर्वेक्षण में लगभग 2/3 दर्शकों ने कमला हैरिस के प्रदर्शन को बेहतर बताया। अमेरिकी चुनाव पर सट्टा लगाने वाले
पॉली मार्केट सट्टा बाजार में भी कमला हैरिस की जीत के भाव में 3 अंकों की तेजी दर्ज की गई। ठीक है, अपने प्रदर्शन से उत्साहित कमला हैरिस ने ट्रंप को एक और टीवी बहस की चुनौती दी। ट्रंप ने उनका सीधा जवाब ना देते हुए बहस के संचालकों की तटस्थता पर सवाल उठाया, जो इसका संकेत है कि स्वयं भी वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है, परंतु आम भाव में ये जो वो कुछ ठीक है। चलते ही ट्रंप अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने ही जीत के दावे करते फिर रहे। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। विडंबना रही कि बहस देश और विदेश की नीतियों पर केंद्रित न होकर निजी छीटाकशी व्यक्तिगत हमले पर यह सब रहा। बहस के शुरुआत कमला हैरिस ने मंच पर डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर हाथ मिलाकर कही, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे। कमला हैरिस से पूछा गया कि क्या पिछले 4 वर्षों में बाइडन हैरिस शासन में अमेरिका के आम नागरिक की जिंदगी बेहतर हुई या खराब। इसका जवाब देते समय थोड़ी लड़खड़ाई। परिवारों में और छोटा कारोबारों के लिए टैक्स राहत की भावी योजनाएं गिनाते हुए यह बात पलट गई कि राष्ट्रपति ट्रंप की अमीरों को टैक्स राहत देने और 20% की बिक्री कर लगाकर आम लोगों की जिंदगी दूभर बनाने वाली नीतियों की आलोचना करने लगे। अच्छा, ये उनसे पूछा गया कि जो जो बाइडन और आपका जो शासन था वो क्या आम लोगों को राहत दे पाया, तो उन्होंने ट्रंप के समय के शासन की चर्चा की और बोला कि 20% बिक्री कर लगाया था आपने और आम लोगों की जिंदगी दूभर कर दी थी। आलोचना के जवाब में ट्रंप ने कमला हैरिस के कार्यकाल में महंगाई और अवैध अप्रवासन का मुद्दा उठाया। ठीक है, ट्रंप ने हैरिस को मार्क्सवादी चरमपंथी ये सब बताया। देखते हैं क्या है इसमें। कुछ हम विशेष कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मिल जाए। राष्ट्रपति विक्टर ऑर्बन जैसे दबंग नेता और पुतिन, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश से निकलवा। ठीक है, इसमें कमला हैरिस ने ट्रंप पर चल रहे केस गिनाए, दंगा उकसाने वाला बताया। बहस में एक वक्ता बोलते समय दूसरे का माइक बंद कर रखा गया था। तो इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे। तो हम अगले जो न्यूज़ है उस पर हम चले जाएंगे। जीत हार इस बात पर निर्भर करेगी डोनाल्ड क्या कहा जा रहा है, जीत हार इस बात पर निर्भर करेगी कौन कितने अधिक समर्थकों से वोट डलवा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया काफ़ी पेचीदा है। 50 राज्य के अपने अपने चुनावी नियम हैं। कुछ राज्यों में अग्रिम मतदान शुरू हो चुका है और अन्य में शुरू होने वाला है। ऐसे में अपने समर्थकों का मतदान सुनिश्चित कर पाना आसान काम नहीं है। 2016 में हिलेरी क्लिंटन अपने समर्थकों से पर्याप्त संख्या में वोट नहीं डलवा पाई थी, इसलिए हार गए थे। टीवी बहस में हैरिस के प्रदर्शन से आशा बंधी है कि वह अनिश्चय की स्थिति में फंसे मतदाताओं को लुभाने के साथ साथ अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों को भी वोट दिलाने के लिए उत्साहित कर पाएंगे। ठीक है, अगला इसमें और तो कुछ भी नहीं है। समर्थकों में उत्साह जगाने के साथ ही अनिश्चय में फंसे मतदाताओं को, ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं था। बीबीसी के पूर्व संपादक ने कुछ लिखा था। ठीक है, अगला देखते हैं। एआई का हमने देख लिया। चुनौतियों के बीच हिंदी के लिए वरदान है एआई, ये भी हमने देख लिया। अब देखिए बिहार के लिए जो बीपीएससी का इंटरव्यू देंगे या फिर 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है अपने लिए मेंस का भी कुछ चीज़ को साथ में रखते जाइए और बिहार के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है, तो इसके ऊपर है ये। और उसमें जो बीपीएससी का जो मेंस होता है उसमें जीएस 1 में जीएस 1 और इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो वहाँ के पॉलिटिक्स को लेकर भी होता है उसमें खास करके। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन को कवर करते हुए चलना है। तो क्या है इसमें देख लेते हैं। छपरा में गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बिहार की चाल कमोबेश एक समान ही है। विपक्ष में केवल राजद ही अभी कुछ सक्रिय हुआ है और उसके पूर्व नेता तेजस्वी यादव जिलों की यात्रा पर निकले हुए हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं। इसके अलावा अगर कुछ है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता। स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ महीनों से ढीले दिख रहे हैं नीतीश, इस समय बदल रहे हैं। विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रशासनिक अमलों में फेरबदल में जुटे हुए हैं। संगठन में थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं उनको। उनकी इस तेजी को लेकर एक संशय का माहौल है कि आखिर इस तेजी का अर्थ क्या है। वैसे तो यह समझ में किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन समझने का प्रयास में सभी हैं। वस्तुतः इन दिनों नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से कुछ पहले बनी अपनी छवि से खासे अलग दिख रहे हैं। चेहरे पर चमक है और चाल में आत्मविश्वास। क्या है भाई, शब्दों पर फिर वही पुरानी पकड़ है। कुछ दिनों में छवि में एकदम बदलाव आया है। कुछ दिन पहले जहां अधिकारी उन्हें हमेशा घेरते रहते थे और बोलने से बचाते रहते थे कि कहीं उनके मुंह से निकली बात अर्थ का अनर्थ न करते, जैसे लोकसभा चुनाव के समय 1-2 बार मन से कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, दिल्ली से लेकर इंग्लैंड तक का इलाज हुआ है उनका। मतलब क्या है, उनकी मुख मुद्रा और भाव भंगिमा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं का दौर शुरू हो गया। दिल्ली से लेकर इंग्लैंड तक का इलाज हुआ। विरोधी उनकी लंबी राजनीतिक पारी के अवसान की अटकलें लगाते नहीं थक रहे थे। पार्टी के भविष्य को लेकर भी अटकलें लगने लगी थी। पार्टी को ही तोड़फाड़ करने पर चर्चा भी हुई थी। लेकिन नीतीश तो इस तरह से ठीक है,
यह सिलसिला तो महीने भर से जारी है, लेकिन एक सप्ताह की बात करें तो नीतीश कुमार ने लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 8 से 10 हज़ार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। योजनाओं की प्रगति देखने के लिए हर दिन कहीं न कहीं पहुँच रहे हैं। अधिकारियों को तेज़ी का काम करने का निर्देश भी दे रहे हैं। उनका विशेष रूप से जोड़ रहा है गुणवत्ता को लेकर के। काम की गुणवत्ता को लेकर के उनका विशेष रूप से जोड़ रहा है। व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों पर भी नकेल कस रहे हैं। इसी बीच 43 IAS IPS का भी तबादला हुआ। 12 जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी शामिल रहे इसमें। बिहार में पुल सब गिर रहा है, तो पुलियों के गिरने का समाचार भी किरकिरी मचाया था, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और 8 वर्ष पूर्व बंद हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना फिर शुरू कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना फिर से शुरू किया गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि 100 मीटर से कम पुलियों का निर्माण और देखरेख ग्रामीण कार्य विभाग करेगा। 100 मीटर से कम का जो पुल है उसका देखरेख कौन करेगा? ग्रामीण कार्य विभाग। और 100 मीटर से अधिक वाले पुल का निर्माण निगम करेगा। 100 मीटर से अधिक लंबे पुल का निर्माण निगम करेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव, देखिए जो 69 का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इतने सारे पुलिया गिर रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसमें आप ज़रूर बताएंगे कि पहले जो था 8 वर्ष पहले बंद हो गया था ग्रामीण सेतु निर्माण योजना, तो उसको फिर से चालू किया गया है, जो 100 मीटर से कम के पुलियों के निर्माण को देखरेख करेगी और 100 मीटर से अधिक वाले को निगम देखेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष नवंबर में है। अभी तेजस्वी यादव जरूर 10 सितंबर से जिले की यात्रा पर निकले हैं और 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है उस हिसाब से। हालांकि 18 सितंबर को उन्हें दुबई जाना है, यानी केवल 7 दिन की कवायद भरी है। विपक्षी खेमे में कांग्रेस, वाम दल वगैरह शांत है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जरूर अपने जन स्वराज के माध्यम से एक अलग विचारधारा को रख रहे हैं, जात पात का मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, ऐसे माहौल में उनकी तरफ से आंखें बंद नीतीश कुमार अपने काम में जुटे हुए हैं। काम के जरिए बिहार में अपने पैठ जमा नीतीश कुमार काम पर ही केंद्रित हैं। समय पूर्व चुनाव की अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन नीतीश की यह तेजी उन समझदारों को कुछ और ही दिख रही है, जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ तलाशते हैं। वे अगर यह समझे कि कहीं चुनाव तय समय से पहले तो नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था, तो ये बिहार को लेकर के था। अगला देखते हैं राजनीतिक प्रतिबद्धता के प्रति। ये देखिए, अभी हाल ही में जो सीताराम येचुरी हैं, वो वामपंथी विचारधारा के थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो सीताराम येचुरी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि वो JNU से उन्होंने अपना जो है राजनीतिक करियर शुरू किया था। 3 बार छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और तमाम बैचमेट उनके मानते हैं कि उनके जैसा वक्ता बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और उग्र भाषण के लिए मशहूर थे वो। आपातकाल के समय में उनकी गिरफ्तारी हुई थी 1975 में। हालांकि अभी उसी जो कांग्रेस है जिन्होंने आपातकाल लगाया था उनका समर्थन करते हुए दिखते हैं। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा में शामिल हुए 1975 में। उसी वर्ष देश में आपातकाल लागू हुआ, गिरफ्तारी हुई। आपातकाल की समाप्ति के बाद भी उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं किया। JNU में वह बहुत लोकप्रिय थे, केवल छात्रों के बीच नहीं बल्कि अध्यापक के बीच भी। और ठीक है, JNU की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह की, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, तो इस कारण यहाँ से विमान बहुत नीचे से गुजरते हैं। विमानों की निरंतर आवाजाही के कारण उनकी सभा में व्यवधान पैदा होता था। तो मुझे याद है कि वो हमेशा बोलते थे कि JNU के छात्र राजनीति में इन विमानों के अलावा और कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, तो येचुरी ने अपना पूरा जीवन अपनी पार्टी के प्रति समर्पित कर दिया था। इस लिहाज से यह कहते हैं कि वह एक सफल प्रोफेशनल जीवन जीकर धरती से बिता हुआ है। ठीक है, क्योंकि वह जिस दल से जुड़े हुए थे उस पर विश्व में के अनेक हिस्सों में कई प्रकार प्रश्न चिन्ह लगा है। इन परिस्थितियों के बीच उन्होंने जल्दी अपनी पार्टी के भीतर अपना एक स्थान बनाया। 1985 में केंद्रीय समिति के सदस्य बने, 92 में पोलित ब्यूरो के सदस्य बना। समाजवाद के पैरोकार थे वो। ठीक, वामपंथी विचार के प्रखर जो तरीके अपनाए उन्होंने। सीताराम के CPM के अंदर ही नेतृत्व का जो समय था वह बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। CPM बंगाल हार चुके थे। राष्ट्रीय परिदृश्य में देश की राजनीति एक अलग मोड़ पर ले रही थी। वामपंथी राजनीति पर अलग किस्म के राजनीतिक हमले हुए। कहना गलत नहीं होगा कि देश के आम नागरिकों के बीच CPM की लोकप्रियता में निरंतर कमी आ रही है, फिर भी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता और सक्रियता के बूते उन्होंने CPM को भारतीय राजनीति की प्रासंगिकता बनाए रखा, ये बात तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रश्न हो या फिर INDA में खड़ा होने का, उनकी राजनीतिक भूमिका सदा ही आगे रही। तेलुगु परिवार में पैदा हुए सीताराम येचुरी राजनीति के एक असली योद्धा थे और वह एक ऐसे समय में राजनीति में आए जब उन्होंने भारत अमेरिका न्यूक्लियर समझौते के संदर्भ में अपनी पार्टी के भीतर ही बहस करनी पड़ी थी। CPM से जुड़ा अब तक का बहुचर्चित मामला 1996 में समुचित अवसर आने के बावजूद ज्योति बसु का प्रधानमंत्री नहीं बनना भी माना जाता है। इस बार
इस बारे में जब एक बार मैंने स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी लोग इतिहास से सीखते हैं, परंतु निगाह हमेशा वर्तमान और भविष्य पर रखते हैं। तो माना जाता है कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री नहीं बनने की सलाह देने वाले में वह भी शामिल थे। ठीक है, तो ये सीताराम येचुरी को लेकर के था, इसमें कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। अगला देखते हैं, भारत की मजबूत बुनियाद को दर्शाता है आर्थिक वृद्धि परिदृश्य। तो ये भारत के आर्थिक परिदृश्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वो टॉपिक है, तो इसको हम देखते हैं। आरबीआई गवर्नर का अर्थव्यवस्था की मजबूती में निजी उपभोग और निवेश जैसे घरेलू तत्व जो अहम भूमिका निभा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारत का आर्थिक वृद्धि परिदृश्य देश के बृहद आर्थिक बुनियाद की मजबूती को बताता है। ब्रेटन वुड्स कमेटी सिंगापुर द्वारा आयोजित फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम 2024 में कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के कारण आए गंभीर संकट से उबर गई है और 21-24 के दौरान औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8% रहा। औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है वृद्धि दर कितना रहा? 8%। चालू वित्त वर्ष 24-25 के लिए आरबीआई ने वास्तविक जीडीपी यानी आधार मूल्य वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान रखा है। आरबीआई ने वास्तविक जीडीपी यानी आधार मूल्य पर ये 7.2% रहने का अनुमान रखा है आरबीआई में। दास ने मुद्रास्फीति के बारे में कहा कि यह 7.8% के उस स्तर से घटकर 6% के संतोषजनक दायरे में आ गई है, लेकिन हमें अभी एक और दूरी तय करनी है। ठीक है, इसमें बस ये मुद्रास्फीति घटकर 24-25 में 4.5% और 25-26 में 4.1% हो सकती है। तो मुद्रास्फीति 4.5% 24-25 में हो सकती है। 23-24 में 5.4% था। 23-24 में कितना था? ये 5.4%, और अब जो हम उम्मीद कर रहे हैं 24-25 में 4.5%। तो ये 54 और 45 इस तरह से उल्टा है एक दूसरे का। उन्होंने कहा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति लगातार जो है महीने में आरबीआई के 4% के औसत लक्ष्य से नीचे इतना प्रतिशत पर रहा। देखिए, खुदरा मुद्रास्फीति जो है 3.65% पर रहा। जुलाई में यह 5 साल के नीचे 3.6 पर। तो खुदरा जो मुद्रास्फीति है लगातार दूसरे महीने कितना रहा? ये 3.65%। ठीक है, दुनिया में बढ़ते वैश्विक ऋण के बारे में भी उन्होंने आगाह किया। उन्होंने कहा कि कर्ज का यह स्तर बड़े जोखिम को पैदा करता है, विशेषकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं और निम्न से मध्यम आय वाले देशों के लिए। उच्च ब्याज दरों पर लिया गया बहुत ज़्यादा कर्ज वित्तीय स्थिरता के दुष्चक्र को बढ़ावा दे सकता है। तो दुनिया भर के जीडीपी के 333% के बराबर हो गया है डेप्ट जो है $315 ट्रिलियन हो चुका है। यदि दुनिया भर में देखें तो टोटल ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। $315 ट्रिलियन डेप्ट है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये वैश्विक ऋण के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया यहाँ पर। ठीक है, मुद्रास्फीति पर बोले कि हमें अभी भी एक दूरी तय करनी है और एक ऐसे में हम दूसरी तरफ देखने के जोखिम नहीं उठा सकते। 7.2% रह सकता है विकास दर, अभी हमने चर्चा किया है। आधार वर्ष में कितना रह सकता है? 7.2%। मुद्रास्फीति 24-25 में कितना रह सकता है? 4.5। पहले कितना रहा था 23-24 में? 5.4। मध्यम अवधि में घट रहा है सार्वजनिक ऋण का स्तर। उन्होंने कहा, राजकोषीय मजबूती जारी है और मध्यम अवधि में सार्वजनिक ऋण का स्तर घट रहा है। कंपनियों का प्रदर्शन सुधार हुआ है, उससे उनके कर्ज में कमी आई है, लाभ के कारण मजबूत वृद्धि संभव हुई है। गवर्नर ने कहा कि आरबीआई द्वारा विनियमित बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बही खाता भी मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, हमारे परीक्षण से पता चलता है कि ये वित्तीय इकाइयाँ गंभीर तनाव परिदृश्यों में भी नियामकीय पूंजी और नकदी आवश्यकताओं को बनाए रखने में सक्षम होगी। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर का था। अगला देखते हैं, सब्सिडी और रेवड़ी के बोझ से राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए रेवड़ियाँ बांटी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, उसका अभी आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति हो गई थी कि महीने का वेतन भी जो कर्मचारी को हो वो नहीं मिल पा रहा था। और जब सरकार बननी थी तब ये कहा गया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, सभी को पुरानी पेंशन देंगे। पुरानी पेंशन तो छोड़िए, आप वेतन भी नहीं दे पा रहे थे। तो ये है सब्सिडी और रेवड़ी का बोझ। तो मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली का वादा कर सत्ता में आने वाली हिमाचल की सरकार अब बिजली की सब्सिडी में कटौती करने जा रही है। उधर पंजाब सरकार ने पिछले सप्ताह ही राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दोनों ही राज्यों में इन दिनों वित्तीय सेहत ज़्यादा खराब चल रही है और वे अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी के समय भुगतान को केंद्र से मदद मांगी है। अब देखिए, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी के लिए भुगतान केंद्र से मांगा है।
ऐसी नौबत उन राज्यों के साथ आ सकती है जहां सत्ता में आने के लिए रेवड़ियां बांटने का वादा किया जाता है। इससे उनकी सब्सिडी का बिल बढ़ता जा रहा है। चुनाव के दौरान बिजली सब्सिडी, महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर, किसानों की ऋण माफी, महिला युवतियों को बिना किसी काम के महीने का नगद भत्ता, मुफ्त लैपटॉप, युवाओं को बिना काम के भत्ता के बाद है, और फिर उन्हें पूरा करने की कसरत में राज्य का वित्तीय भार बढ़ता जा रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास से लेकर औद्योगिकरण जैसे कार्यों पर कई राज्य कम खर्च कर रहे हैं, और ऐसे में औद्योगिक निवेश प्रभावित हो रहा है। अब देखिए ये कि बुनियादी सुविधाओं, अब देखिए ये जो बोझ है, वित्तीय बोझ अनावश्यक, तो इससे क्या होता है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास से लेकर औद्योगिकरण जैसे कार्यों पर कई राज्यों का कम खर्च हो रहा है। ऐसे में औद्योगिक निवेश प्रभावित होगा और रोजगार सृजन में कमी आएगी। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि विकास या बुनियादी सुविधा के मध्य में कम खर्च करने वाले राज्य पिछड़ते चले जाएंगे और इसकी कीमत वहां अगली पीढ़ी चुकाएगी। राजस्व की कमी से उन राज्यों में शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, इनोवेशन, संपदा निर्माण जैसी चीजें प्रभावित होगी। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अर्थशास्त्री पिनाकिनी चक्रवर्ती कहते हैं कि राज्यों की वित्तीय सेहत में खराबी को गहराई से देखने की जरूरत है। कोरोना काल में राज्यों की वित्तीय हालत बहुत ही खराब हो गई थी। जहां तक इसका सवाल है कि कितना रेवेन्यू खर्च होना चाहिए और कितना कैपिटल खर्च पे, तो इसके लिए केंद्र की तरफ से प्लानिंग की जरूरत है। हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों का संकट नकदी प्रबंधन, कैश मैनेजमेंट क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम की एक्ट की वजह से राज्य एक सीमा से अधिक कर्ज नहीं ले सकते। राज्यों के आधार लेने राज्यों के उधार लेने की सीमा केंद्र सरकार तय करती है। ऐसे में राज्य कई बार उधार लेकर अनुमानित राजस्व के घाटे की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और फिर वे अपने खर्च में कटौती करते हैं। देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी बड़ी मात्रा में सब्सिडी देते हैं और इनकी वित्तीय हालत भी कमोबेश प्रभावित हो रही है। लेकिन बजट आकार बड़ा होने और औद्योगिक विकास, निर्यात और अन्य सर्विस सेक्टर में आगे निकलने के कारण इनको अपने राजस्व खर्च पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। यही कारण है कि दिल्ली इतना सब्सिडी देते हुए भी अस्तित्व में रह पाया और यहाँ पर फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। टैक्स कलेक्शन का ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर दिल्ली में नहीं हो पाया। और ये छोटा मतलब यूटी कह सकते हैं, ये पूर्ण कैपिटल भी नहीं, वो पूर्ण स्टेट भी नहीं है, एक यूटी है और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है और सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो इस कारण जो यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है उसका बोझ बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन पंजाब जैसे बड़े राज्य, हरियाणा, वो हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, वहाँ पर यदि इस तरह की चीज़ों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा तो उसका बोझ जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े से पता चलता है कि हर साल राज्यों की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी की राशि बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2018-19 में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लगभग 1,87,000 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च किए। वित्त वर्ष 23-24 में सब्सिडी का यह खर्च कितना हो गया? 4,19,000। देखिए 2018-19 में जो सब्सिडी पे हमारा खर्च था कितना था? 1.87 करोड़, 1.8 लाख 1.8 लाख करोड़, और अभी कितना है? 4.19 करोड़। कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हो भी रही है तो सैलरी, पेंशन और कर्ज ब्याज होने पर होने वाले खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019-20 में सभी राज्यों का राजस्व खर्च ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 13.7% था। 23-24 में यह 14.3% हो गया। सभी राज्यों का यदि हम राजस्व खर्च को देखते हैं तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है? 13.7%। 19-20 में अभी कितना हो गया? 14.3%। तो राजस्व खर्च बढ़ रहा है, जबकि हमारा पूंजीगत खर्च बढ़ना चाहिए ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब होगा तो रोजगार सृजन होगा, संरचनाओं का निर्माण होगा। लेकिन यदि आप राजस्व खर्च करेंगे तो इससे क्या है? इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है सिर्फ, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। 14.3% हो गया। सकल जो जीडीपी है राज्यों के, उसका 14.3% राजस्व खर्च में हम कर रहे हैं। तो ये एक चैलेंजेस है, रेवड़ी और जो सब्सिडी है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है राज्यों का राजकोषीय घाटा। देखिए इसमें राजकोषीय घाटा दिया हुआ। राजकोषीय घाटा 3.8% आंध्र प्रदेश का है, बिहार का 3%, छत्तीसगढ़ का 3%, गुजरात 1.7%। इस तरह से यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। राज्यों की तरफ से कैपिटल खर्च देखिए 1.5% महाराष्ट्र कर रहा है, तमिलनाडु 1.6% इस तरह से कर रहा है। बिहार कितना कर रहा है कैपिटल खर्च? 3.5%। बिहार 3.5% कैपिटल खर्च कर रहा है और यूपी 3.8%। ठीक है, कैपिटल मतलब 35 और 35 चल रहा है बिहार में और 38 चल रहा है उत्तराखंड, ये यूपी में। ठीक है, और यहाँ पर देखें जो राजस्व खर्चा है, राजकोषीय घाटा है, ये उत्तर प्रदेश का 3.2 है और बिहार का कितना है? 3 है।
बिहार का 3 है। ठीक है, तो बिहार का हम याद कर लेते हैं कि राजकोषीय घाटा कितना है बिहार का 23-24 में 3 है राजकोषीय घाटा। और कैपिटल खर्च जो है वो कितना है 3.5%। रेवेन्यू प्राप्ति ये भी दिया हुआ है, रेवेन्यू प्राप्ति बिहार का 2.12 है और रेवेन्यू खर्च कितना है 2.7। 2.12 और 2.7 बिहार का रेवेन्यू खर्च है और गेनिंग है। ठीक है, इसी तरह से सब्सिडी पे कितना दे रहे हैं बिहार में 15,204 करोड़। सब्सिडी में कितना खर्च दे रहे हैं 15,000 करोड़ हम लगभग सब्सिडी में दे रहे हैं। वित्त वर्ष 23 ये 22-23 में और 23-24 में 10,990 है। ठीक है, उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए 25,926 और 26,239 है। तो ये हमारा पूरा डाटा हो गया इकोनॉमिक्स जो सब्सिडी और रेवड़ी है उसको लेकर के। और इसमें कुछ जो एक तरह से जो डाटा है इकोनॉमिक्स का वो भी हमने यहाँ पर देख लिया बिहार और यूपी का विशेष करके। ठीक है, अब अगला देखते हैं। भारत की सुरक्षा परिषद की सदस्यता का अमेरिका ने किया समर्थन। ये न्यूज़ हमेशा देखने को मिलता है लेकिन अभी तक तो हो नहीं पाया है। ठीक है, तो ठीक, अब इसमें आप जानते होंगे एक G4 कंट्री है, तो G4 कंट्री में जापान है, जर्मनी है, भारत है, ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और भारत G4 कंट्री में है। ये चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में इनको अस्थायी सदस्यता मिले। ठीक है, अगला देखते हैं। एमपॉक्स की पहली वैक्सीन का WHO ने दिया मंजूरी। तो एमपॉक्स का जो पहला वैक्सीन है वो आ गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वयस्कों के लिए एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी दिया है। और इसमें देखते हैं क्या है कि नॉर्डिक कंपनी ने वैक्सीन को यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन खरीद सकेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इतना पेन का साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, WHO के महानिदेशक ये एग्नम घेब्रियास है, टेड्रोस एग्नम घेब्रियास। एक इनका एक कहानी है। जब एक मीटिंग हो रहा था तो उसमें इन्होंने कहा कि मेरा कुछ भारतीय नाम दे दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे बैठे हुए थे तो उन्होंने मोदी जी ने इनका नाम दिया क्या, तुलसी भाई। तो एग्रोनम को हम तुलसी भाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो WHO के जो अध्यक्ष हैं अघानम घेब्रियासस, इनको हम तुलसी भाई बोलेंगे। तो एमपॉक्स रोधी जो है वैक्सीन की पहली प्री क्वालिफिकेशन इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, WHO की अनुमति के तहत यह वैक्सीन 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के लोगों को 2 खुराक में दी जा सकती है। ठीक, तो ये एमपॉक्स का ये वैक्सीन आ गया है किशोरों के लिए। तो जो अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अधिकारी हैं ने पिछले महीने कहा था कि कांगो जो एमपॉक्स में सबसे अधिक प्रभावित देश हैं में लगभग 70% मामले बच्चों में हैं। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। यह संक्रामक रोग है और दाने निकलना, फुफैले बनना, बुखार, शरीर में दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं। ये हो गया एमपॉक्स। अब अगला देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विज्ञानी बनेंगे बारिश के भगवान। तो मिशन मौसम को लेकर के हमने चर्चा किया था। तो मिशन मौसम में ही है इसमें कि देश में विकसित की जाएगी ज़रूरत के हिसाब से बारिश कराने और रोकने की तकनीक। मिशन मौसम के पहले चरण के लिए सरकार ने आवंटित किए 2,000 करोड़ रुपये। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से देश में कभी भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है तो किसी क्षेत्र में सूखा हो जाता है। तो इन चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है और इससे मौसम के बारे में सटीक अनुमान लगाने के साथ ही बारिश कराने और रोकने की विशेषज्ञता भी प्राप्त हो जाएगी। मिशन मौसम के तहत देश के वैज्ञानिक आकाशीय बिजली गिरने और बादल फटने की घटनाओं को भी रोक सकेंगे। सरकार ने मिशन मौसम के पहले चरण के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पहला चरण मार्च 2026 तक चलेगा। इसके तहत 70 रडार, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, 10 विंड प्रोफाइलर और 10 रेडियोमीटर लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में निगरानी की क्षमता बढ़ाने के लिए सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने बताया कि मिशन के तहत बढ़ते तापमान के संदर्भ में बादलों में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी पुणे में क्लाउड चैम्बर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लैब में कृत्रिम रूप से बादल बनाएंगे और प्रयोग करेंगे। इससे विज्ञानियों को इन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और उनका पता चलेगा कि किस तरह के बादलों में सीडिंग करके बारिश कराई जा सकती है, सीडिंग के लिए किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए और बारिश बढ़ाने या बारिश रोकने के लिए कितनी सीडिंग की ज़रूरत है। सीडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बादलों में
एक खास सामग्री मिलाकर बारिश कराई जाती है। रविचंद्रन ने बताया कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कृत्रिम तरीके से बारिश को बढ़ाना और बारिश को नियंत्रित करना है। इसके बाद हम आकाशीय बिजली जैसी दूसरी मौसमी घटनाओं पर फोकस करेंगे। मौसम प्रबंधन की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर रविचंद्रन ने कहा कि दिल्ली में लगातार बारिश होने से बाढ़ आ सकती है। ऐसे में अगर हमारे पास बारिश रोकने की तकनीक है तो हम बादलों में ज़्यादा सीडिंग करके बारिश को रोक सकते हैं। इसी तरह से सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश करवाकर लोगों को सूखे से बचा सकते हैं। तो ये मिशन मौसम के तहत ये चीज़ होगी। और इसमें देखते हैं कि मौसम से जुड़ी हर गतिविधि पर शोध करने की ज़रूरत है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की जटिलता, वर्तमान ऑब्जर्वेशन और मॉडल रेजोल्यूशन की सीमाओं के कारण मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है। कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय जो जटिलता है और ऑब्जर्वेशन और मॉडल रेजोल्यूशन की सीमाओं के कारण मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण भारी बारिश और सूखे की घटनाएं बढ़ रही है। बादल फटने, आकाशीय बिजली गिरने, आंधी तूफान के बारे में भारत में बहुत कम समझ है। इस स्थिति से निपटने के लिए बादलों के भीतर और बाहर, सतह पर, ऊपरी वायुमंडल में, महासागरों के ऊपर और ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाले मौसम से जुड़ी हर गतिविधि पर शोध की जरूरत है। तो ये मिशन मौसम के बारे में हमने देखा। इसमें एक और चीज़ है कि भारत की निगरानी क्षमता। भारतीय मौसम विभाग ने देश भर में अब तक 39 डॉपलर रडार लगाए हैं। कोई विंड प्रोफाइलर नहीं है। वहीं चीन ने 260 रडार और 128 विंड प्रोफाइलर लगाए हैं। अमेरिका में 160 रडार और 100 विंड प्रोफाइलर है। तो ये मिशन मौसम अब पंचायत स्तर पर मिलेगा मौसम की सटीक का अनुमान, बाढ़ और सूखे की घटनाएं रोकने में मिलेगी मदद। तो मिशन मौसम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है आगे आने वाले समय में, जिसमें हम जो क्लाइमेट जिसमें जो है बादलों की जो सीडिंग प्रक्रिया है उसको हम समझ पाएंगे। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ ये सारा कुछ काम किया जा रहा है। इसमें जहाँ पे बाढ़ या फ्लडिंग की ज़्यादा समस्या है वहाँ पे हम बादलों को वहाँ से डिविएट कर सकते हैं और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हम सीडिंग करके हम वहाँ पे बारिश करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से आज का जो हमारा न्यूज़ डिस्कशन था वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है आप इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने देखने को मिली होगी। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हुआ होगा, क्योंकि कई सारे डायमेंशन में हमें चीज़ों को समझने और सीखने का मौका मिलता है। जब हम मेंस लिखते हैं तो मेंस राइटिंग में ऐसे ही थॉट प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है कि हम चीज़ों को अलग अलग डायमेंशंस में लिख सकें और उसे समझ सकें। मेंस के लिए भी प्री के लिए भी आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिली होगी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करते हैं आप इसे लाइक करेंगे और इस वीडियो को पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से और इसे हम कंटिन्यू रख पाएंगे। तो इसी चीज़ के साथ धन्यवाद। जय हिंद।